नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो मुगल प्रशासन पढ़ लिया था। मुगल प्रशासन के बाद में जो आगे आपके दिया गया वो दिया गया सत्ता के साथ प्रतिशोध व सहयोग, और वो भी राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आपको जो पहला शासक दिया गया है वो दिए गए हैं राव सेका। राव सेका है जो इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1433 ईस्वी को, और ये मात्र 12 साल की उम्र में राजा बन गए थे। अमेर रियासत के अधीन एक रियासत आती है नान रियासत, और वहां के ये राजा थे। और आमेर के राजा उदयकरण ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनको एक उपाधि दी थी, महाराव की उपाधि दी थी। और इनकी जो राजधानी है वो इन्होंने आमेरसर को बढ़ाया था राजधानी, और वहीं पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जगदीश मंदिर। इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कराया था। इन्होंने कुल 52 युद्ध किए थे अपने जीवन काल में, 52 युद्ध किए थे। और इनकी जो छतरी है, अंत में इनकी मृत्यु होती है रालावता में, और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। अगले जो आपके राजा दिए गए हैं वो दिए गए हमीर देव चौहान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सत्ता के दिल्ली की सत्ता के संबंध में अगर किसी ने सर्वप्रथम विरोध किया था तो वो राजा थे हमीर देव चौहान। इनका जो शासनकाल है 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक, और रियासत थी रणथंभौर। यानी ये कहाँ के राजा थे? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, वर्तमान में हमारे जिला है सवाई माधोपुर, वहीं पर पड़ता है रणथंभौर, और वहीं के ये राजा थे। इनके पिता थे जेतर सिंह, इनके पिता थे जेतर सिंह। और 1291 ईस्वी में दिल्ली के शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये दिल्ली के शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर। कुछ दिनों तक घेरा डाले रखा था। अमीरदेव चौहान बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, लेकिन घेरा डाले रखा था, कोई खास सफलता नहीं मिली थी। जाहिन दुर्ग को जरूर जीत लिया था। जाहिन दुर्ग ये इनकी कुंजी थी, यानी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जाहिन दुर्ग को इसको जीत लिया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो ये युद्ध हुआ था जलालुद्दीन खिलजी और अमीरदेव के मध्य। इस युद्ध में कुछ दिन तक घेरा डाले रखा। बाद में जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से चले जाते हैं, और अंत में कह जाते हैं कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ये कहकर चले जाते हैं। बाद में 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है उनके दामाद भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा, और दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। बाद में 1299 ईस्वी में पुनः अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं राणा हमीर पर, और अपने दो सेनापति उल्लुग खां और नुसरत खां, उल्लुग खां और नुसरत खां दोनों के नेतृत्व में सेना भेजते हैं और राणा हमीर पर आक्रमण करते हैं। और राणा हमीर है जो इस समय एक यज्ञ कर रहे होते हैं, कोटियजन यज्ञ कर रहे होते हैं, उसमें व्यस्त होते हैं। और इसके एक दो कारण भी मिलते हैं। इसके कारण है, जैसे इसके कारण बताते हैं इतिहासकार। एक तो पहला कारण तो ये हो जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, लेकिन नहीं जीत पाए थे। और जो दूसरा कारण था वो था मंगोल सेनापति था इनका महमूद शाह। जो बताते हैं कि इस महमूद शाह और अलाउद्दीन की बेगम के मध्य प्रेम संबंध है। जिस बात का पता चल गया था अलाउद्दीन खिलजी को, तो उसने इसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन इसने आकर शरण ले ली थी हमीर की, और हमीर ने कह दिया था, और अलाउद्दीन ने इसको बोला था कि तुम मोहम्मद शाह को हमारे हवाले कर दो, लेकिन इसने एक बार बात कह दिया था कि ये हमारी शरण में आ गया है, और शरणागत की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद में इसे हट्टी अमीर भी कहा जाता है। इसने यानी एक बार हट कर लिया था तो कर लिया, इसे हट्टी अमीर भी कहा जाता है। तो बाद में इसने साफ मना कर दिया था कि मैं आज मोहम्मद शाह को आपको हवाले नहीं करूंगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था अपने दोनों सेनापति के नेतृत्व में। तो इस जो राणा अमीर होते हैं वो कोटिजन यज्ञ में व्यस्त होने के कारण अपने सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह इन दोनों को सौंप देते हैं कि आप जाकर युद्ध लड़ो। और इस युद्ध में ये भी बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ते हैं। उगल खां और नुसरत खां। इस युद्ध में माना जाता है कि भीम सिंह की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद में कोटिजन यज्ञ को समाप्त करके स्वयं आ जाते हैं अमीरदेव चौहान। और जैसे ही अमीरदेव चौहान आते हैं तो बाद में ये उल्लुग खां और ये नुसरत खां, इनमें उल्लुग खां मारा जाता है। उसके बाद में इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को,
बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है और ये रणथंभौर दुर्ग है, इस पर घेरा डाल लेता है। बीच में रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल लेता है और कुछ महीने तक यहीं पर घेरा डालकर बैठ जाता है, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद में हमीर देव चौहान के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है रणमल और एक का नाम होता है रतिपाल। इन दोनों के नेतृत्व में रणमल और रतिपाल इन दोनों को हमीर भेजता है अलाउद्दीन खिलजी के पास संधि प्रस्ताव के रूप में। यानी आप जाओ और सुल्तान से क्या कराओ, संधि कराओ। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को अपनी ओर मिला लेता है कि मैं इस हमीर को मार दूंगा और जो रणथंभौर का राजा किसे बना दूंगा, आप दोनों को बना दूंगा। और ये विश्वासघात कर लेते हैं और ये जो दुर्ग के गुप्त मार्ग होते हैं, दुर्ग के गुप्त मार्ग ये बता देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, जिससे इससे आसानी हो जाती है दुर्ग में घुसने से। उसके बाद में इसकी रानी होती है, हमीर देव चौहान की रानी होती है रंग देवी। हमीर देव की चौहान की रानी होती है रंग देवी और एक इसकी पुत्री होती है पद्मला। पद्मला ये दोनों जोहर करती है, ये दोनों जोहर करती है। नहीं जोहर होता है सब जब ऐसा लग जाए भी अब शत्रु सेना है जो विजय होने वाली है, तो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना, वो होता है जोहर। तो ये रंग देवी और पद्मला के नेतृत्व में जोहर होता है और ये हमीर देव ये केसरिया धारण करते हैं। केसरिया का मतलब होता है या तो शत्रु सेना पर टूट पड़ना, यानी केसरिया बाना धारण करके तो ये अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ते हैं। और इस युद्ध में बाद में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग पर पूर्णतः अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। हमीर की इसमें मृत्यु हो जाती है और ये दोनों रानियां हैं जो जोहर कर लेती है। ये था हमारा हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान पढ़ लिया था हमने। हमीर देव चौहान के बाद में जो अगले शासक है वो है महाराणा प्रताप, राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनका शासनकाल है 1572 से 1597 तक और ये मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ यानी कि उदयपुर के राजा। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में, यानी कुंभलगढ़ का एक दुर्ग का भाग है कटारगढ़, और वहीं पर एक बादल महल बना हुआ है और वहां पर एक जुना कचहरी बनी हुई है। उसी जुना कचहरी में इनका जन्म हुआ था। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, इनका जो जन्म है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रमी संवत 1597 यानी 1597 विक्रमी संवत, ध्यान रखना 1597 विक्रमी संवत को तो इनका जन्म हुआ था और ईस्वी सन 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। और प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है हल्दी घाटी में। इनके जो पिता थे वो थे उदय सिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह इनके पिता थे। इनकी माता थी जयवंताबाई, पाली के अखे राज सोनगढ़ की पुत्री थी जयवंताबाई। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था अजमदेव कुमार, सिरोही के राजा थे राम सिंह कुमार, उनकी पुत्री थी अजमदेव कुमार। और इनका राज्याभिषेक किया गया था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में। उदय सिंह की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र जगमाल थे, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। लेकिन वहां पर कुछ जैसे ग्वालियर के राम सिंह तंवर थे, अकेरा सोनगढ़ थे, राम सिंह सिरोही के राम सिंह और इन सभी ने क्या किया था, मिलकर राज्याभिषेक कर दिया था। क्योंकि जगमाल इतना योग्य शासक नहीं था और राज्याभिषेक कर दिया था महाराणा प्रताप का। जैसे ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया तो अकबर ने इनको अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। क्या भेजे थे? 4 शिष्टमंडल भेजे थे, AMBT, इससे आप याद कर सकते हो। ए से देखना अमीर जलाल खान, अमीर जलाल खान ये भेजा गया था नवंबर 1572 में। फिर M से भेजा गया था मान सिंह, ये भेजा गया था जून 1573 ईस्वी में। और इसके बाद ये बताते हैं कि मान सिंह के साथ में महाराणा प्रताप ने भोजन नहीं किया था, जिससे नाराज हो गया था मान सिंह और नाराज होकर युद्ध की चेतावनी देकर चला गया था। और आगे जाकर अकबर को बोला था कि अगर आप भविष्य में कभी भी महाराणा प्रताप पर युद्ध करें तो मुझे देना, सेना का नेतृत्व किसको सौंपना है? मेरे को सौंपना है, ठीक है। उसके बाद में मान सिंह के पिता आए थे भगवंत दास यानी भगवान दास, ये आए थे अक्टूबर 1573 ईस्वी में। ये दोनों राजा आमेर के थे,
कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। और अंत में अंतिम जो शिष्टमंडल आया था दिसंबर 1573 में टोडरमल के नेतृत्व में आया था, टीर से टोडरमल। इन सभी की बात महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं। महाराणा प्रताप कहते हैं मुझे अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, मैं एक स्वतंत्र राजा हूँ, स्वतंत्र राजा ही रहूंगा। और उसके बाद में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 ईस्वी को होता है और महाराणा प्रताप होते हैं। और इधर पता है अकबर ने किसको नियुक्त किया है? अपना सेनापति मान सिंह को। सेनापति किसका था? अकबर का। अकबर का सेनापति था। इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576। हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपली। थर्मोपली ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है खमनोर का युद्ध। ये कहा था अब्बुल फजल ने, खमनोर का युद्ध कहा था। और बदायूं ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। बदायूं ने कहा था, क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। अब देखिए इधर प्रताप की सेना है, इधर मानसिंह की सेना है। मानसिंह की सेना ने अपनी जो तैयारी की थी यानी इस व्यूह रचना की थी वो की थी अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग में इन्होंने की थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रताप ने कौन से दुर्ग में किया है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उसके बाद में व्यूह रचना के बाद में जो युद्ध होता है वो होता है 18 जून 1576 ईस्वी को। इस युद्ध में शुरुआत में ही महाराणा प्रताप की सेना का पलड़ा भारी होता है। एक समय ऐसा लग रहा था कि महाराणा प्रताप है जो युद्ध जीत जाएंगे। तो उसी समय बीच में एक सेना आ जाती है यानी एक सेनापति आ जाता है मेहतर खां का। मेहतर खां का नाम का एक सेनापति आ जाता है और ये अफवाह फैला देता है। ये अफवाह क्या फैला देता है कि बादशाह सलामत यानी कि अकबर स्वयं इस युद्ध में आ गए हैं। ये भागा हुआ आता है, सभी सैनिकों को कहता है कि बादशाह सलामत स्वयं आ गए हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सेना वापस ही संघर्ष यानी युद्ध लड़ने में व्यस्त हो जाती है, युद्ध लड़ने लग जाती है। उसके बाद में देखिए इधर इनका सेनापति की मानसिंह था और मानसिंह का एक हाथी होता है मर्दाना नाम का। मानसिंह का हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। और इधर महाराणा प्रताप के घोड़े थे चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ये बहुत ही युद्ध में निपुण था। महाराणा प्रताप का साथी था। महाराणा प्रताप इसको अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे। और ये जो चेतक है ये पहुंच जाता है मर्दाना के पास में और अपनी दोनों टांगे इस मर्दाना के सूंड पर रख देता है। और ये महाराणा प्रताप अपना भाला निकालते हैं और मानसिंह पर वार करते हैं। एक समय ऐसा लगा कि युद्ध है जो इसी क्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुगल सेना को लग रहा था कि मानसिंह है, अब ऊपर से महाराणा प्रताप के भाला मारेगा, महाराणा प्रताप मर जाएंगे। और इधर यानी कि मेवाड़ सेना को यह लग रहा था कि अब जो महाराणा प्रताप है भाला मारेंगे, जिससे कौन मर जाएगा? मानसिंह मर जाएगा और युद्ध है जो यही समाप्त हो जाएंगे। एक क्षण के लिए तलवारें सभी की रुक गई थी और महाराणा प्रताप ने अपना भाला चलाया और भाले से माना जाता है मानसिंह तो बच गया था, ओहदे में बैठ गया था, लेकिन इनका एक आगे सेनापति था वो मर गया था। बाद में मानसिंह है जो निकला और इसी दौरान इस मर्दाना हाथी के जो सूंड था उस पर खंजर लगे हुए थे, जहरीले खंजर, जिससे चेतक जो घायल हो गया था, इसकी एक टांग क्या हो गई थी? घायल हो गई थी। उसके बाद में मानसिंह की सेना ने इसको राणा प्रताप को घेर लिया था चारों से। इधर राणा आ गए थे, इधर मानसिंह की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर सादड़ी जगह पड़ती है प्रतापगढ़ में, और सादड़ी के थे जाला मन्ना भी कहते हैं, और इसे विद्या भी कहा जाता है, जाला विद्या। ये आते हैं, ये राजकीय चिन्ह धारण कर लेते हैं। महाराणा प्रताप से राजकीय चिन्ह स्वयं धारण कर लेते हैं कि आप राजकीय चिन्ह मुझे दे दो और आप युद्ध से लड़ते हुए क्या करो, पार हो जाओ। और मैं जो ये फिर महाराणा प्रताप अपना राजकीय चिन्ह किसको सौंप देते हैं? झाला विद्या को सौंप देते हैं, और झाला विद्या यहीं पर युद्ध में मारे जाते हैं। और महाराणा प्रताप है जो धीरे धीरे इस युद्ध से निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ से निकलते हैं तो इनका भाई था एक शक्ति सिंह नाम का, महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। और ये जो शक्ति सिंह है ये अकबर के दरबार में रहता था, लेकिन ये अपने भाई को देखता है कि इधर है जो महाराणा प्रताप कहाँ पर गए हैं, पीछे गए हैं, और उनके पीछे तो 2-3 मुगल सैनिक जा रहे हैं। उसके बाद में बलीचा गांव में
बलीचा गांव में एक नाले को पार कर रहे होते हैं, पार कर रहा होता है चेतक घोड़ा, और जैसे नाले को पार करता है, जैसे अगली बार जाता है तो चेतक यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसी बलीचा गांव में चेतक की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इसके बाद में यहाँ से कोल्यारी गांव में चले जाते हैं, महाराणा प्रताप चले जाते हैं कोल्यारी गांव में। ये राव मालदेव आदि साथियों ने इनका सहयोग किया था, लेकर गए थे। यहाँ से राम सिंह तंवर है, जैसे कि सोनगढ़, ये महाराणा प्रताप को ले जाते हैं यहाँ से। और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था वैसे, जैसे यानी कि मान सिंह को कहा गया था कि आपको राणा प्रताप को बंदी बना के लाना है अकबर के द्वारा, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था, जिससे नाराज हो गया था मान सिंह से। कौन नाराज हो गया था? अकबर नाराज हो गया था। उसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध हो जाता। उसके बाद में अकबर ने फिर से अधीन करने के लिए अपने सैनिक अभियान भेजे थे, 3-4 सैनिक अभियान है। देखिए 1577 में स्वयं आए थे यहाँ पर, लेकिन इनकी महाराणा से इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप जैसे ही अकबर आते, महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते। फिर आते थे 1577, 78, 89 में आए थे शाहबाज खान। शाहबाज खान आए थे, लेकिन ये फिर से जंगलों में चले गए। इसके बाद 1580 में आते हैं अबुल रहीम खान खाना, ये अंतिम सैनिक अभियान था। उसके बाद में 1582 में ये दिवेर का युद्ध करते हैं, 1582 में युद्ध करते हैं दिवेर का युद्ध, और इस युद्ध में विजय हो जाती है महाराणा प्रताप की। इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, इसी युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, और इसी को विजय श्री कहा जाता है, यानी प्रताप की विजय श्री का प्रारंभ हो गया था इस युद्ध से। इसके बाद में कुंभलगढ़ युद्ध भी जीत गए थे। अब देखिए उसके बाद में धीरे धीरे मुगलों की लगभग 36 चौकियां थी, उनमें से 32 चौकियों पर अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप ने। और अंत समय में यानी 1980 के बाद में अकबर ने कोई भी सैनिक अभियान नहीं भेजा था, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी फिर चावंड को राजधानी बनाई थी 1585 ईस्वी में। वहां के शासक थे लूणा चावंडिया, उनको रखकर ये राजधानी बनाई थी 1585 ईस्वी में। उसके बाद में चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। धनुष की प्रचंजा होती है, वो चढ़ा रहे थे और वो अचानक टूट जाती है, जिससे घाव लग जाता है राणा प्रताप के हाथ में, और घाव धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है चावंड में। और चावंड जो स्थान है वो उदयपुर में पड़ता है। और इनकी जो छतरी बनी है वो बनी है बांडोली उदयपुर में, और वो छतरी है वो है 8 खंभों की। छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी बनी है। ये थे हमारे महाराणा प्रताप। इनके उपनाम है, इन्हें किक्का भी कहा जाता है, इन्हें हल्दीघाटी का शेर भी कहा जाता है। अगले जो राजा है वो लगते हैं आपके रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ये मारवाड़ के राजा थे। ये कहां के राजा है? ये मारवाड़ का मतलब यानी कि जोधपुर के राजा है। और इनका जो शासनकाल है 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। इनका जन्म हुआ था 16 मई 1541 ईस्वी को जोधपुर में, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे राव मालदेव, वही शेरशाह सूरी से जिन्होंने मुकाबला किया था, राव मालदेव। और इनकी जो माता थी वो थी स्वरूप देव। इनका राज्याभिषेक हुआ था राव मालदेव की मृत्यु के बाद में 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, यानी अकबर के विरुद्ध अगर लड़ने वाला कोई राजपुताने का पहला शासक था तो वो थे रावचंद्र सेन, क्योंकि इनका राज्याभिषेक 1572 में हुआ है। इनका कब हुआ? 1562 में। तो इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इन्हें भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है, इन्हें राजपुताने का भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है। इन्हें विस्मृत नायक भी कहा जाता है। ठीक है। रावचंद्र इस मालदेव के बाद में ये इनके बड़े भाई थे, इसके रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे उदय सिंह। उनको राजा नहीं बनाया जाता, जिससे वो नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। और 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, यानी राजपुताने के राजाओं को अधीन करने के लिए जो नागौर में दरबार लगाया था, उसी दरबार में सभी राजपुताने के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। लगभग उसी में माना जाता है कि रावचंद्र सेन गए थे, लेकिन उनका स्वागत सत्कार से ढंग से नहीं हुआ था, तो वो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं वो भादराजून चले जाते हैं। और उसके बाद में अकबर है जो हुसैन कुली के नेतृत्व में सेना भेजता है। फिर यहाँ से वो यहाँ से सारण चले जाते हैं, फिर अपने भतीजे वीर कल्लाजी राठौड़ के पास में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मुगल सेना इसका पीछा कर रही होती है। फिर करते करते ये अंत में पहुंच जाते हैं सच्याप गांव में। और जो सच्याप गांव पड़ता है वो पड़ता है जोधपुर में। और सच्याप गांव में ही
1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको जहर दे दिया जाता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे राघव चंद्रसेन।